नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक खबर आई कि रशिया ने एक ऐसा खेल कर दिया कि यूक्रेन ने युद्ध को खत्म करने की बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। और उन्होंने एक ऑफर भी दिया है रशिया को कि जो जमीन आपके पास है हम उसे भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये अब रशिया का पार्ट बन जाएगी। अब आपको लगेगा यार ये तो फेक न्यूज है। दोस्तों, फेक न्यूज वाला बंदा नहीं हूं मैं। वो चीजें लेकर आता हूं अंदर से, क्योंकि एक ऐसी कंट्री में बैठा हूं जहां पर अब दुनिया की डिप्लोमेसी चलनी शुरू हो गई है। हर चीज यहां से घूमती है चाइना से। इनका इतना दबदबा है। यूक्रेन को भी समझा दिया, रशिया को भी इन्होंने कुछ समझा दिया उसी तरह से जैसे इसराइल को समझा दिया है। इधर से ईरान और सऊदी अरेबिया को समझा दिया कि युद्ध करने से आपको फायदा नहीं होता। एक आर्म्स को बेचने की लॉबी है जिसे फायदा होता है। मर्जी आपकी है। इसलिए वो सभी अभी यूएसए के कहने पर युद्ध नहीं कर रहे। अभी रशिया ने एक गेम खेला। गेम ये खेला कि उन्होंने अपने कंट्री से रेलवे लाइन को बिछाना शुरू कर दिया। कहां से? रशिया से जो यूक्रेन के जो नए एरियाज को इन्होंने अपने कब्जे में किया है, वहां पर रेलवे लाइंस को बिछाना शुरू कर दिया। वहां से रेलवे लाइन जा रही है। अब रेलवे लाइन जाने से एक ही काम होता है कि जो लॉजिस्टिक्स हैं उसे ट्रांसफर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। वहां पर जो हथियार बेचने हैं वो आसान हो जाते हैं। पहले ट्रकों में जाते थे, अभी वो ट्रकों में भेजने की जरूरत नहीं है। और जो ज़ेलेंस्की हैं, वो अब सोच रहे हैं कि यार ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ आ रही है और इतनी स्पीड से चाइना ने 500 किलोमीटर लंबी ये लाइन बनाई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और इसके आने से एक ही काम हुआ, ये हथियार भर भर कर अब रशिया वहां पे पहुंचाता जा रहा है। और इन जो हथियारों के जो खेमा है इसको देखकर ज़ेलेंस्की भी कदमों में आ गए। एक मूव, सिर्फ एक मूव रशिया ने किया है। एक रेलवे लाइन को बिछा दिया 500 किलोमीटर का, ताकि जो रशियन सिटी है रोस्टोव, वहां से क्रीमिया तक सीधी ट्रेन जाए। अब आप सोच के देखिए, क्या एक रेलवे लाइन से एक युद्ध रुक सकता है? यही तो मजा है डिप्लोमेसी का और दुनिया का, कि आजकल किसी एक छोटे से मुद्दे के ऊपर युद्ध शुरू हो सकता है और एक छोटी सी हरकत के कारण युद्ध रुक भी सकता है। और ये वही जेलेंस्की है जो कहता था कि हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और आज सबसे पहले पीछे हटने वाला आदमी यही हो गया है। इन्होंने, यूक्रेन ने बड़ी कोशिशें करी, जैसे कोई ब्रिज था उसे उड़ा दिया। आपको याद होगा, एक ब्रिज है उसको 2 बार जो क्रीमिया को रशिया से जोड़ता है उसे तोड़ दिया था, ताकि जो मिलिट्री की जो लॉजिस्टिक्स हैं इसमें दिक्कत आए, डिले हो जाए। रशिया ने भी इसीलिए ये ऑल्टरनेट निकाल दिया एक रेलवे लाइन का। अब ये जो रेलवे लाइन बनी है, चाइना ने इसमें योगदान दिया है। और उन्हें बोल दिया कि भी आप तो इसको 5-6 साल लगेंगे, हम 1 साल में रेलवे लाइन को क्रिएट कर देंगे। आपने देखा होगा रिसेंटली कोई भी आपको बात सुनाई नहीं देती रशिया यूक्रेन के वॉर की। उसका रीजन है, रशिया ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, आराम से लड़ते रहो और रेलवे लाइन को दूसरी तरफ से बनाते रहो। ये रेलवे लाइन इतने गुप्त तरीके से बनाई गई है कि किसी को पता भी लगा नहीं। और रेलवे लाइन तैयार होकर शुरू भी हो गई है। पुतिन ने खुद जाकर उसको इनॉग्रेट किया है। और वहां पर एक रशिया का जो एरिया है, ये वाला जो हड़पा है, अभी छीना है यूक्रेन से, ऑक्यूपाई किया है, वहां पर अपना गवर्नर भी बिठा दिया। और उसने भी बोल दिया कि ये जो हमारी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी ना अभी तक युद्ध में, ये खत्म हो जाएंगी इस रेलवे लाइन से। और प्रॉब्लम क्या थी? भी हमें जैसे खाने पीने का सामान भेजना है, आयरन ओर भेजना है, कोल भेजना है, ये तो हम उसी के लिए कर रहे हैं, हथियारों का नाम नहीं लिया है। लेकिन क्या यूक्रेन इतना बड़ा बेवकूफ है, दुनिया इतनी बड़ी बेवकूफ है कि एक रेलवे लाइन बन गई है, उन्हें नहीं पता कि रशिया अब क्या करने वाला है? तो इस दोस्तों, ये होता है प्रोएक्टिव एक्शन। दुश्मन इससे पहले कि कुछ सोचे, आप उसके बाद ऐसा धमाका करो कि हक्का बक्का रह जाए। अब पुतिन पीछे हटने वाले तो थे नहीं। उन्होंने भी अपनी एक स्पीच दी। उन्होंने रेफरेंस दिया इस रेलवे लाइन का कि ये जो रूट मैंने खड़ा किया है, इट इज गोइंग टू मेक अस जेन्युइनली स्ट्रॉन्गर। ये वर्ड सुनिए आप, जेन्युइनली स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर तो हम पहले ही थे, अब हम एक्चुअल में स्ट्रॉन्गर हो गए हैं। और जेलेंस्की भी अब कदमों में आ गया। उसने क्या कर दिया? उसने बोल दिया मैं एक कंडीशन के ऊपर मैं युद्ध रोक सकता हूं, और जो टेरिटरी है
ये आपको दे सकता हूं। अब आपको ये भी बड़ा सुनकर हैरानी होगी, क्या इंडियन मीडिया में इसके बारे में कहीं जिक्र है? क्या किसी ने बात करी? मुझे कमेंट्स में डालना जरूर कि जेलेंस्की ने ऑफर कर दिया है युद्ध को रोकने के लिए। क्या आपको किसी ने बताया भारत में? नहीं बताएंगे। चाइनीज मीडिया में इसके बारे में बात चल रही है कि जो प्रेसिडेंट शी हैं, उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बात करी है, पुतिन से भी बात करी है, और बात करने के बाद ये निष्कर्ष पे आ गए हैं, इन्होंने यूक्रेन को बोल दिया कि बेटा तो बेवकूफ है, अपने कंट्री को तूने तबाह कर दिया, क्यों नहीं तू सरेंडर कर देता रशिया के सामने, एटलीस्ट वो टेबल पे बैठने के लिए राजी तो हो गए। तो पुतिन को टेबल पर लाने के लिए उसने भी शी जिनपिंग की बात सुन ली है। मोदी जी तो अभी 29 को जाएंगे वहां पर उनका जो नेशनल डे होता है यूक्रेन का, पहला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होगा जो वहां पर जाएगा इस साल में। और वहां पे जाकर मोदी जी क्या करने वाले हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन उससे पहले ही शी जिनपिंग ने कि मोदी जी जा रहे हैं, मैं कहीं वहां पर जाकर युद्ध ना रुकवा दें, मैं पहले ही वो काम कर दूं। तो जो जेलेंस्की जो इतना एडमेंट था कि मैं अपनी कंट्री को बर्बाद कर दूंगा, मैं कोई भी अपनी जगह की 1 इंच भी मैं रशिया को नहीं देने वाला हूं। अब उसने बोल दिया है मैं यहां पर पीस चाहता हूं पुतिन के साथ भी, और रशिया के साथ मिलकर मैं यहां पर रहना चाहता हूं, और मैं यहां पर उनसे बातचीत करना चाहता हूं। एक इंटरव्यू दिया है फ्रेंच मीडिया को, और उस रिपोर्ट के अंदर एक ही बात बोली गई कि भाई मैं यहां पे चाहता हूं कि ये जो एरिया है, ये अगर रशिया लेना चाहता है वो ले जाए, आप बस वहां पर एक रेफरेंडम करा दीजिए। वही रेफरेंडम, रेफरेंडम का मतलब है कि वहां के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे कि वो रशिया के साथ रहना चाहते हैं या यूक्रेन के साथ वो रहना चाहते हैं। अब उसने बॉल फेंक दी है पुतिन जी के कोर्ट में कि भाई आप देखिए, क्या आप वहां पर रेफरेंडम करवाना चाहते हैं? अब ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहां पर रशियन स्पीकिंग लोग तो हैं जो रशिया से प्यार करते हैं, और उन्हीं के ऊपर जो ये सारा कुछ वहां पे एट्रोसिटीज यूक्रेन करता जा रहा था, उसी के कारण ये सारा काम हुआ है। और पुतिन साहब सोच रहे हैं कि वहां पर मैं रेफरेंडम करवाऊं कि ना करवाऊं। रेफरेंडम की बात वो होती है जैसे पाकिस्तान बोलता है कि भाई आप जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ लीजिए वो भारत के साथ रहना चाहते हैं कश्मीरी, या वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। खालिस्तानी कनाडा में जाके बोलते हैं कि आप पंजाबियों से पूछ लीजिए वो खालिस्तान चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं, रेफरेंडम करा दीजिए, वहां पर वोटिंग पूछ लीजिए, जो लोगों की मर्जी होगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे। वो बोलते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि भाई वो उसकी कंट्री की जो जमीन है वो कोई और कंट्री ले जाए। भारत थोड़ा ना है, लहड़ू जी ने अक्साई चीन दे दिया, क्या क्या फर्क पड़ता है यार, दोस्त कंट्री था, ले गया तो ले गया। आपके पेट में दिया दर्द क्यों हो रहा है? जाने दिया। ये लहड़ू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये नहीं है, ये पुतिन है और जेलेंस्की है। वो देखने में जोकर लगता है, लेकिन उसने भी बोल दिया कि ये मेरा राइट ही नहीं है, ना ही मैं दे सकता हूं, ना ही मेरी कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करेगी कि मैं अपने कंट्री की जमीन किसी और को दे दूं। हाँ, अगर लोग देना चाहें, वो कहते हैं यार युद्ध खत्म हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, युद्ध खत्म हो, हमारी जिंदगी बेटर हो जाए आगे से, अगर वो कहते हैं कि दे दीजिए, देने दीजिए, फिर मैं पीछे हट जाऊंगा। अब आपको क्या लगता है, क्या वहां के लोग युद्ध रोकने के लिए मान जाएंगे? उनकी जिंदगियां खराब हो रही हैं, यूक्रेन की पूरी कंट्री तबाह कर दी गई है, लेकिन उन्होंने बोल दिया, किसने कितनों ने, 83% लोगों ने बोला है हम युद्ध चाहते हैं, हम ये जमीन पुतिन को नहीं लेके जाने देंगे। ये होती है राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र सेवा। जेलेंस्की बोल रहे हैं कि सिर्फ लोग जो हैं वही चूज कर सकते हैं, और ये एक सिग्निफिकेंट एक मूव है जेलेंस्की की तरफ से, बॉल फेंक दिया है पुतिन की तरफ। और पुतिन भी सोच रहे हैं कि क्या मैं इस युद्ध को रोक दूं, क्या मैं यहां पर रेफरेंडम करवाऊं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उससे एक एग्जिट मिल जाएगा, सेफ एग्जिट जेलेंस्की को, फेस सेविंग का, कि देखिए मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन लोगों ने ही अगर रेफरेंडम करवा दिया है तो मैं क्या करूं। तो यानी कि अब पुतिन भी सोच रहे हैं इसके ऊपर क्या किया जाए, जेलेंस्की भी सोच रहा है पुतिन को भी एक फेस सेविंग मिल जाएगी, जेलेंस्की को भी फेस सेविंग मिल जाएगी, और यही डिप्लोमेसी की खूबसूरती है। ये चीज अब चाइना ने सीख ली है कि युद्ध चाहता है ही अमेरिका,
अगर मैं इंटरमीडिएटरी बनकर बीच में ऐसे रेफरेंडम्स करवाकर अगर मैं इस युद्ध को रुकवा सकता हूं, तो दुनिया में हीरो मैं बन जाऊंगा। दुनिया की जो डिप्लोमेसी है वो मेरे थ्रू चलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए मैं बहुत बार-बार बोलता हूं दोस्तों, आज की डेट में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। बेलारूस का मैंने कल वीडियो बनाया था कि बेलारूस एक बड़ी ही छोटी-सी कंट्री है, जो रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन में उसका साथ दे रही है। रशिया एक तरफ तो यूक्रेन को समझा रहा है कि तुम युद्ध को रोक दो, रेफरेंडम की बात कर दो। दूसरी तरफ जो सपोर्ट रशिया को कर रहा था बेलारूस, उसकी पीठ की हड्डी तोड़ दी है। उससे ट्रेड बंद कर दिया है, एक्सपोर्ट्स वहां से बंद कर दिए हैं, इंपोर्ट बंद कर दिया है। क्या रीजन था? ये बोलकर कि अब हम आत्मनिर्भर चाइना बनने वाले हैं। वहां से $2 बिलियन की एक्सपोर्ट थी बेलारूस से। क्या चाइना को $2 बिलियन से फर्क पड़ता है आज की डेट में? नहीं पड़ता। यही है कि वहां पर अमेरिका को खुश कर दिया कि आप ट्रंप को बताने देना, हम रशिया को थोड़ा सा तंग रखेंगे। इधर यूक्रेन को खुश कर दिया। ये है डिप्लोमेसी, दिखाना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ। और इसमें चाइना अब स्पेस बनाता जा रहा है। वो ग्लोबल डिप्लोमेसी में अपने आप को एसर्ट करता जा रहा है। भाई आप सोच के देखिए कि आज की डेट में अभी 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 मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, अभी एक दोबारा से उन्होंने वो जो टीवी वाले हैं, कहां पर यूक्रेन में, उन्होंने पूछा है लोगों से कि भाई रेफरेंडम की बात हो रही है, क्या हमें ये करना चाहिए? जो पहले नंबर था 83%, अब 59% लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हम इस नेगोशिएशंस को सपोर्ट करते हैं। वो नंबर्स अब चेंज होने शुरू हो गए हैं। यूक्रेन के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हम पीस चाहते हैं यहां पर। लेकिन हमें मालूम है कि जो पीस है वो जमीन देने से नहीं आएगी। वहां पर रेफरेंडम अगर करवाया भी गया तो लोग यही बोलेंगे कि हम यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए अगर ये पेशकश दी जाती है तो हमारे फायदा का सौदा है। यानी कि नेशनलिज्म पहले है और साथ में उनको उन्होंने भांप लिया कि भाई यहां पर ये जमीन रशिया कभी लेकर जा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये जो एक समिट होनी शुरू हो गई है, अभी एक समिट आने वाली है आगे, वो उसमें ज़ेलेंस्की आने वाले हैं। उन्होंने पहले भी अपना एक 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम दिया था, लेकिन अभी उन्होंने वो 10 पॉइंट पीस प्रोग्राम को ड्रॉप कर दिया है। एक ही बात बोली है कि रशियन ट्रूप्स हमारे यहां से विथड्रॉ हो जाएं, और इसके ऊपर तो वो रशिया कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। रेफरेंडम की जहां तक बात है, वहां पे मुझे लगता है कि कोई ना कोई अब हरकत होने वाली है। पुतिन इसको मान सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि मेरा अब पलड़ा भारी है। रशियंस वहां पर ऑलरेडी भर्ती कर दिए गए हैं, और अब अगर रेफरेंडम हुआ तो जेलेंस्की को भी फेस सेविंग हो जाएगी और पुतिन के पास भी युद्ध को रोकने का एक बहाना मिल जाएगा। यानी कि मॉस्को अब ऑफिशियली यूक्रेन की जो जमीन है उसको अपने रशिया का पार्ट बनाकर दिखा सकता है, अगर ये रेफरेंडम होता है तो, और इस एरिया में पीस आ सकता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका इतनी आसानी से यहां पर युद्ध को रुकवाने की जो मुहिम चलाई जा रही है रशिया चाइना की तरफ से, उसे होने देगा? क्या आपको लगता है कि ये युद्ध जो है इसको एस्केलेट करने के लिए अमेरिका कोई गेम गेम नहीं खेलेगा? उसने भी गेम खेलना शुरू कर दिया है। नेटो को एक्टिवेट कर दिया। कुछ और कंट्रीज हैं, उनको बोल दिया कि आप यूक्रेन को हथियार भेजिए, वहां पर अपनी आर्मी भेज दीजिए। फ्रांस ने बोल दिया हमारी आर्मी तो अब यूक्रेन की आर्मी के साथ खड़े होकर लड़ेगी। यानी कि इन्होंने भी अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। अब आप सोच के देखिए कि ये सारी चीजें हैं, ये आपके सामने मैंने रख दी कि जो पक्ष है चाइना का यूक्रेन को सीधा करने के लिए, पुतिन को सीधा करने के लिए अमेरिका वहां पे आग लगा रहा है। ये सारा कुछ आपके सामने रख दिया। ये सारा कुछ जो दुनिया में हो रहा है आज की डेट में, ये सिर्फ ये है कि अमेरिका अपनी धाक को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। धाक जो बहुत चली है, अपनी चमलियां चलाई हैं उसने। पंजाबी में बोलते हैं चमलियां चलाना, मतलब कि जो चाहा दुनिया में वही किया। तेल बिकेगा तो सिर्फ डॉलर में बिकेगा, और किसी डॉलर करेंसी में आप बेच ही नहीं सकते। खत्म हो गया। दुनिया में अब बाइडेन का कोई फोन उठाता ही नहीं है। वो फोन करता रहते हैं, लोग बोलते हैं यार टाइम नहीं है। जब ट्रंप थे तब ये हालत नहीं थी। ट्रंप का फोन आता था तो बड़े बड़े कंट्रीज के पैंट गीली हो जाती थी। तो अब अमेरिका का वो ना तो डिप्लोमेटिक वो स्टेटस है, मिलिटरीली हमने देख लिया अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में दुम छुपाकर भागे हैं वहां से। अफगान के कुछ जो मुजाहिदीन हैं उनसे अमेरिका की सुपर पावर भाग गई। तो मिलिटरीली इनका क्या हाल है आपके सामने है। बड़े किसी कंट्री के साथ
ये पंगा लेने की हैसियत ही नहीं है। छोटे-मोटे जो कंट्रीज़ होते हैं, उनके साथ पंगा लेता रहता है। भई अफ़गानिस्तान के साथ आपने पंगा ले लिया, इराक को तबाह कर दिया कि उनके पास मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ईरान के पास है, पंगा लेके दिखाओ, नहीं लेगा। तो उसे पता है ईरान के जो हिज़्बुल्लाह वाले हैं, उसके पिछवाड़े को ऐसा लाल करेंगे, ये नहीं समझ आएगा कि बाइडेन कौन और बंदर कौन। तो इसलिए ये जो सारा कुछ हो रहा है आज की डेट में दुनिया में, ये अमेरिका अपनी धाक को बचाने के लिए ये सारे काम कर रहा है। क्या धाक बचेगी? मुझे नहीं लगता। और ये जो धाक है, ये चाइना बहुत ही तेज़ी से अपने हाथ में लेता जा रहा है। भारत थोड़ा-सा स्लो है इसमें, जब से 4 जून के बाद। हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं आए मोदी जी के लिए। मोदी जी की टेबल के ऊपर बहुत ऐसे काम हैं, जो वो करना चाहते हैं। अभी आपने वक्फ बोर्ड का हाल देख लिया। वक्फ बोर्ड के ऊपर वो जो लेके आना चाहते थे कि भई इसकी पावर्स को कम किया जाए, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ। क्यों? बैसाखियों पे गवर्नमेंट है, उनके अपने ही लोगों ने दगा दे दिया। और यही होता है जब बैसाखियों पे गवर्नमेंट होती है। पहली बार है कि मोदी जी का कोई ऐसा फ़ॉर्मूला जो लेकर आए हों, वो पास ना हुआ हो और इसके ज़िम्मेवार और कोई नहीं, हम खुद हिंदू हैं। बाकी सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, आपको समझ आएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।